एक का नाम था लॉरेंस ऑफ अरेबिया। ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया जो था, इसको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई, इसको बाकायदा ख़ास तौर पे अरबी सिखाई गई, फ़िक़्ह सिखाई गई, हदीस पढ़ाई गई, कुरान पढ़ाया गया। और ये ऐसे अरबी बोलता था कि जैसे एक पैदाशी अरब होता है। इस जासूस को उन्होंने हिजाज़ में भेजा, वो सरज़मीन जो कि बुनियादी तौर पर मुसलमानों के लिए मुक़द्दस सरज़मीन है, जहाँ मक्का और मदीना है। अरब चूँकि आले रसूल की बहुत तुर्क चूँकि आले रसूल की बहुत इज़्ज़त करते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा एक ट्रेडिशन रखी थी कि हिजाज़ का हुक्मरान जो है वो आले रसूल में से सैयद होगा, और वो शरीफ मक्का को उन्होंने उसका हिजाज़ का सरबराह रखा था। और मक्के की हिफाजत के लिए जो बटालियन रखी थी, उस बटालियन जो थी उसमें भी तमाम अरब थे। किसी तुर्की को उसको इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो समझते थे कि ये सरज़मीन, ये इलाका जो है ये कुरैश का है। लेकिन मदीना की वो खिदमत करना चाहते थे, तो मदीना की जो बटालियन थी वो तुर्कों की बटालियन थी। तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया जो है उसने वहाँ जाके उसने वहाँ पर उससे शरीफ मक्का से गुफ्तगू की और उसको कहा कि देखो, ये तुर्क को तो बाहर से आए हुए हैं, इस्लाम तुम्हारा, दीन तुम्हारा, मज़हब तुम्हारा, नाना तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, जैसे हमारे यहाँ एक जज्बाती कैफियत लगाई जाती है। और उन्होंने आके तुम पे हुकूमत बनानी शुरू की हुई है, तो हम तुम्हारे हमें आज़ाद करवा देंगे, और अगर तुम हमारे साथ पैक्ट कर लो। तो उन्होंने उसको, जो शरीफ मक्का था, उसको 70 लाख पाउंड जो हैं वो उन्होंने दिए। ये 70 लाख पाउंड आज के कम से कम 12-13 अरब डॉलर के करीब जो होता है, वो उसकी सूरत हाल होगी। अब इस 70 लाख पाउंड के बाद शरीफ मक्का ने एक दिन खड़े होकर अपनी खिड़की में से बंदूक से फायर किया और ऐलान कर दिया कि हम तुर्कों से बगावत का ऐलान करते हैं और हम अलहदा हैं, और ये मैं अल खिलाफत मिन अल कुरैश जो है, कुरैश का हक है, हम उस हक में। तुर्क बेचारे, ज़ाहिर बात है कि इनकी बहुत इज्जत करते थे, तो उन्होंने उनसे लड़ना न समझा, और उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि तुम अपना हिजाज़ रखो, हम तुम्हारी इज़्ज़त करते हैं, हमें सिर्फ सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो मुतबर्रकात हैं वो हमें लेने दो, हम उनको लेके चले जाएंगे। और वो लेके उसको तो काफ़ी आ गए और हिजाज़ उनके हवाले कर दिया गया। ये करने का मकसद बुनियादी तौर पे क्या था कि जब मक्का और मदीना खिलाफत उस्मानिया के पास नहीं रहेगा, तो पूरी उम्मत की मरकजियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और लोग समझेंगे कि अब जो है ये जो खिलाफत उस्मानिया है ये तो उस काम, ये तो जैसे मुग़ल बादशाह हैं, जैसे दूसरे बादशाह वैसे है। क्योंकि बात है, ये तो हिजाज़ के मुतवल्ली तो नहीं रहे, इनके पास मक्का और मदीना तो नहीं रहा, ये तो मरकजियत उनके साथ तो नहीं है। तो उन्होंने इस काम के अंदर, जिसे कहते हैं, ये तसव्वुर जो है आम करना शुरू कर दिया। क्योंकि बाकी सारे इलाकों में किसी जगह बरतानिया बैठा हुआ था, किसी जगह डच बैठे हुए थे, कुछ बाकी चीज़ें, और उन्होंने इस तसव्वुर को आम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ ही जो जंग जो शुरू हुई, ये जो उसके साथ तुर्की जिसके अंदर था, इस जंग के अंदर आया, तो बरतानिया ने ये समझता था कि ये हिजाज़ के अंदर अगर हमने शरीफ मक्का को रहने दिया, तो एक दिन ये सैयद है और ये इसको लोगों की इज्जत करते हैं, तो एक न एक दिन ऐसा होगा कि किसी न किसी तौर पर, किसी न किसी वक्त जो है वो मुसलमान इसको मरकज़ मिल्लत बना लेंगे, ये यहाँ पर कायम हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने रियाद में एक हुकूमत थी अब्दुल अजीज़ आले सऊद की, वो उसके पास गए और उन्होंने कहा कि तूने चूँकि एक शरीयत के हिसाब से खालिस्तान अब्दुल वहाब नजदी के उस मूवमेंट, शिरक के ख़िलाफ़ मूवमेंट शुरू की हुई है, और तुम ही असल इस्लाम हो, तो हम तुम्हारे साथ में रहते हैं, तुम हमारे साथ वादा कर लो, तो हम तुम्हें सिर्फ 5000 पाउंड रोज़ाना माहाना दिया करेंगे। तो उसकी फ़ौज को बड़ा अजीब लगा। तो फ़ौज ने बुनियादी तौर पर उस पर एतराज़ किया कि तुमने क्यों लिया। तो उसने कहा असल में चूँकि यहाँ रह रहे हैं, तो ये हम इसको, ये जजिया के तौर पर हम इसको कबूल करते हैं। और उसके बाद जो है वो जंग शुरू हो गई, और तुर्की जो था वो, जो कि ज़ाहिर बात है इनके मायदात हो गए थे, तो बरतानिया जंग के अंदर आ गया। और फिर उसके बाद बरतानिया ने मिस्र पे भी और फ्रांस ने भी इन लोगों पे उस पहली जंग में तुर्की के हिस्से बखरे कुछ करने शुरू कर दिए, और शाम का इलाका और फ़लस्तीन का इलाका, और ये वो जगह था कि जब जगह थी, जो वक्त था जब
LNB जर्नैल के साथ बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद के वो लोग जो थे, जो पाकिस्तान के इलाकों से गए थे, जिनमें से चकवाल से और खुशाब से और हडाली के इलाके से वो लोग थे कि जो LNB के साथ जाके लड़े थे और उन्होंने इराक में जाके भी लड़े थे तुर्क फौजों के साथ, और उन्होंने उनके साथ उनको शिकस्त दी थी। और वो LNB जो है इन पाकिस्तान के जो उस वक्त हिंदुस्तान था उसकी अफवाज के साथ, जो यहाँ के हमारे वडेरे और नवाब और सरदारों ने फौजें भर्ती करके दी हुई थी, इन लोगों के साथ LNB जब वहाँ पहुँचा था तो फिर वो सलादीन की कब्र के पास गया था और उसने ठुड्डा मार के कहा था, सलादीन वी आर बैक, देखो हम वापस आ गए हैं। तो उस वक्त जब हिस्से बखरे शुरू हुए तो तुर्की जो है उससे तमाम वो इलाके जो निकल गए जो कि नॉन तुर्क थे, अब सिर्फ तुर्की बाकी रह गया। जब तुर्की बाकी रहा तो फिर तुर्की के ऊपर उन्होंने एक पुरानी दुश्मनी को उभारा जो कि हेरन ऑफ ट्राय के ज़माने की दुश्मनी थी, और वो दुश्मनी थी यूनान और तुर्की की। जो लोगों ने हेलन ट्राय पढ़ी हुई है वो उनको पता होगा कि तुर्की से एक शहजादी थी जो हेलन थी, जिसको हासिल करने के लिए यूनानी आए थे और उन्होंने वो एक घोड़ा बनाया था। उस घोड़े के अंदर फौज जो है वो रख के उसके अंदर घुस गए थे और फिर जाके उन्होंने वहाँ कत्लो गारत की थी और हेलन को लेके आए थे, एक यूनानी शहजादा जो आशिक हो गया था। और ये बहुत पुरानी कहानी है जो चली आ रही है ट्रॉय के इलाके की। बरतानिया ने यूनान जैसे छोटे मुल्क को कहा कि तुम हमला कर दो, और उसने तुर्की पे हमला करना शुरू कर दिया। और इस दौरान खिलाफत उस्मानिया चूंकि कमज़ोर हो गई थी तो अचानक आसमान से एक शख्स नाज़िल होता है, और जिसका नाम जो है, यानी आसमान का मतलब यह है कि एक पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत उसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिसे अतातुर्क कहा जाता है। और वो जो है वो कब्रस के साथ लड़ना शुरू करता है, कब्रस में जाकर लड़ना शुरू करता है और उसके साथ तुर्क यूनानियों के साथ शिकस्त दे देता है। और यूनानी इतनी बड़ी जिल्लत आमेज शिकस्त खाते हैं, वो यूनानी जिनके पीछे बरतानिया है, वो यूनानी जिनके पीछे फ्रांस है, वो यूनानी के जिनके पीछे वो ताकतें हैं जो कि जंग जीत रही हैं, वो यूनान जो है वो शिकस्त खाने लगता है और अतातुर्क जो है उसको कंसोलिडेशन का काम दे जाता है और वो जनाब वर्चुअली तुर्कों का हीरो बन जाता है कि इसने तुर्कों को ज़िंदगी गुजारने दी। अब वहाँ पर एक मायदा होता है वर्साइल के अंदर, वर्साइल पैलेस जो मशहूर है उसमें होता है, और एक जो है लुज़ैन मायदा लुज़ैन होता है जिसके तहत तो सारे इलाके तुर्की से चले जाते हैं। और लेकिन अतातुर्क जो है वो कहता है देखो बात सुनो, ये जो खिलाफत है इसको आप लोग ख़त्म ना करवाओ, इसलिए कि अगर तुमने इस खिलाफत को ख़त्म करवाने की कोशिश की तो तुर्क नहीं मानेंगे और मेरा सिक्का भी नहीं चलेगा। तो जैसे तुम्हारे पास पोप है वैसे ही हमारे पास खलीफा है। पोप के पास भी कुछ नहीं, वो भी बपतिस्मा देता है, हम भी इसको कहेंगे खिलाफत के तहत हम कहेंगे कि जी मौलवी का इख्तियार जो होना चाहिए कि अजान दे कान में, वो भी निकाह वो वेडिंग कराता है, हम भी कहेंगे तुम निकाह पढ़ा लो, वो भी एक आखिर में दुआ कराता है, हम भी कहेंगे तुम जनाजा पढ़ा लिया करो, वो फ्यूनरल करता है हम ये, तो इतना को रहने दो वरना मसला हो जाए। तो ये तकरीबन 1920 के अंदर ये सारा मामला जो था ये वहाँ पर रह गया और 1920 तक ये पूरा का पूरा फाइनलाइज हो गया और एक मामला चलने लग गया। बज़ाहिर बड़ा अच्छा अर्शी अरेंजमेंट थी, लेकिन फिर इस पूरी अरेंजमेंट के मुकाबले में, इस पूरी साजिश के मुकाबले में जिसमें यरूशलेम जो है उनके पास जा चुका था, एक खित्ता जो है वो इस तरह उठा है जैसे 1400 साल में मुस्लिम उम्मा की तारीख उठा करती है। जिस वक्त ये खिलाफत के खिलाफ जंग शुरू हुई है तो 1914 से बाद से ही 15, 16, 17 और 18 को उस वक्त पूरे बड़े सगीर पाक व हिंद में जो उलमाए कराम थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने तुर्क की खिलाफत की हिमायत का ऐलान कर दिया और जंगें लड़नी शुरू की। और हालत ये थी कि पूरे खित्ते से औरतों ने अपने जेवर निकाले, औरतों ने अपनी तमाम जायदादें दी, मर्दों ने जायदादें दी, जो जहाँ लड़ना चाहता था वो चला गया। जो गद्दार थे, जो वडेरों वाले थे, वो बरतानी फ़ौज के साथ लड़ते थे, जो दूसरे थे वो रेशमी रुमाल के तहत निकल गए, कोई दूसरी जगह निकल गए, ताकि उन्होंने खिलाफत के साथ उन्होंने जद्दोजहद शुरू की। और ये इतनी बड़ी मूवमेंट थी, इतनी बड़ी मूवमेंट थी, इतनी ज़बरदस्त के अंग्रेज़ जो था वो घबराने लग गए। आप अंदाज़ा करें जो उलमाए कराम उसमें साथ थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद,
शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, मौलाना अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमर सलीम, मौलाना अहमद हसन मदनी, मौलाना मोहम्मद सज्जाद बहारी, अब्दुल बारी फ़रंगी मल, सैयद सुलेमान नदवी, नातुल्लाह फ़रंगी मल, मौलाना सलामत अली फ़रंगी मल, अब्दुल माजिद बदायूनी, सैयद फ़ाखर आबादी, मौलाना अहमद सईद, सैयद दाऊद गज़नवी, मौलाना हबीबुर्रहमान लुधियानवी, अबुल कासिम सैफ बनारसी और मुज़फ़्फ़र मल कलवी, हकीम अजमल मुख्तार अंसारी, मौलाना असद मोहानी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली। इसके साथ भी और बहुत सारे लोग थे, जो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान भी इसमें शामिल थे। ये वो लोग थे जिन्होंने एक उम्मत के तौर पे इस बात का सबूत दिया कि हमको खिलाफत है उसको कायम रखनी है। अंग्रेज़ जो था उस वक्त, ज़ाहिर बात है, बरतानिया में वो समझता था कि अगर इस तरह की पॉपुलर मूवमेंट उठ गई तो मसला हो जाएगा। लेकिन मुसलमानों की चूँकि अलहदा थी तो उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये वहाबी है, साथ हैं, 12। लेकिन इसी दौरान 1919 का वाक़या हो गया और जलियांवाला बाग में जो है वो फायरिंग हुई और उनको कत्ल किया गया। तो उस वक़्त गांधी जो था उसने मुलाकात की मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ और इन लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि तुम भी अंग्रेज़ को निकालना चाहते हो और हम भी अंग्रेज़ को निकालना चाहते हैं, इसलिए हमारा दोनों का मफाद एक है। तुम मुसलमानों की हुकूमत कायम करोगे और हम यहाँ पर हिंदुओं की हुकूमत कायम कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो गांधी जब उसके अंदर शामिल हुआ तो ये पूरे बड़े सगीर की एक ऐसी मूवमेंट बन गई कि जिस मूवमेंट को संभालना मुश्किल हो गया। और ये समझते थे कि अगर ये पॉपुलर मूवमेंट हुई तो ये मूवमेंट पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के बाकी उसमें फैल जाएगी और फिर उसके बाद इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। और फिर एक ऐसी अगर अपराइजिंग इलाकों में शुरू हो गई तो हम उस तरह की सेकुलर रियासत कायम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वापस वो ऑर्डर वापस आ जाएगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि सारी रियासतों को इकट्ठा करके सेकुलर लिबरल रियासतें बनाई जाएं और उनको लीग ऑफ नेशंस के झंडे की तरह इकट्ठा किया जाए, एक पासपोर्ट बनाया जाए, एक वीज़ा रेगुलेशन बनाए जाए, सारा कुछ। तो इसलिए ये नहीं हो सका, क्योंकि 1920 में पासपोर्ट का डिज़ाइन आया था और उसके बाद फिर 24 में वीज़ा रेगुलेशन और 26 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बना के इस दुनिया को तकसीम करना मकसूद था। तो ये सबसे बड़ी रुकावट थी। तो हुआ ये कि जिस वक्त ये सूरत हाल थी, हालत ये थी कि लोगों ने, जो लोग वहाँ से लड़ने के लिए गए थे, मसलन मौलाना महमूद हसन जो थे ये मक्का में गए हुए थे लड़ने के लिए हज के दौरान, तो वहाँ पर उन्होंने शरीफ मक्का ने इनको मौलाना महमूद हसन को पकड़ के अंग्रेज़ के हवाले किया। और जब वो यहाँ पर माल्टा में सीरे माल्टा थे तो उस वक्त जो एक अंग्रेज़ गवर्नर जनरल था उनसे मिलने गया तो उसने पूछा कि आपको खिलाफत के नाम से इतनी चिढ़ क्यों है? तो उन्होंने कहा हमें खिलाफत के नाम से इसलिए चिढ़ है कि अगर एक दफ़ा खलीफा ऐलान कर दे कि तुम लोग जहाद के लिए आओगे तो फिर पूरी मुस्लिम उम्मा पर फ़र्ज हो जाता था और फिर हमारे लिए बड़ा मसला होगा। यही वजह है कि जिस वक्त 1916 के अंदर तुर्की ने खिलाफत का ऐलान किया है, लड़ाई का ऐलान किया है, तो बाकायदा खबरें लगी थी कि उसने जहाद के लिए कॉल दे दिया, बरतानिया के अखबारों में खबरें। तो उस ज़माने के अंदर खिलाफत की रिवाइवल की जो गुफ्तगू थी सुनना बहुत मुश्किल था, नाम तक सुनना मुश्किल था, क्योंकि नाम भी रह गया फिर मसला हो गया। तो उन्होंने अतातुर्क को, बरतानिया ने जाकर कहा एग्रीमेंट ख़त्म, हमें कोई पोप की ज़रूरत नहीं, हमें कोई खिलाफत खलीफा की ज़रूरत नहीं, ये जो तुमने नाम नहाद खलीफा रखा हुआ है इसको ख़त्म करो और एक मुकम्मल सेकुलर टर्की जो है उसको वजूद में ले आओ। और 3 मार्च 1924 के दिन खिलाफत को मासूल कर दिया गया। जिस वक्त खिलाफत मादूल हुई तो उस दिन शरीफ मक्का को पता चला कि अब मेरे साथ हाथ हो गया है, क्योंकि वो खलीफा जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। तो 7 मार्च को उसने खिलाफत का ऐलान कर दिया कि मैं हिजाज में खलीफा हूँ और मैं ही खलीफतुल मुस्लिमीन। अब अंग्रेज ने उस मुआहदे को जिंदा किया कि जो मुआहदा सऊदी हुकूमत के साथ किया गया था, उसको कहा कि देखो तो हम तुम्हें बादशाह बनाएंगे, क्योंकि बादशाह की बात करनी थी उन्होंने, तो तुम हमला कर दो, हम तुम्हारे साथ। और वो वक़्त था 1924 का जब 6 महीने जंग चल के उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि यहाँ शिरक बहुत हो गया हुआ है, यहाँ मज़ार बन चुके हुए हैं, यहाँ टुप्पे बन चुके हैं, ये चीज़ हो चुकी है, हम वहाँ पर जाके कब्ज़ा करेंगे। और शरीफ मक्का जो है उसको भागने का मौका दिया गया, क्योंकि उसके 3 बेटों को, एक को इराक दिया गया था, एक को उर्दन दिया गया था, और आज उर्दन में उसका पोता जो है आज अब्दुल्ला जो है वो वहीं पर हुक्मरानी कर रहा है, तो उसको दिया गया था। वो भाग कर चला गया और वो उन्होंने वहाँ जाके हिजाज़ पर कब्ज़ा कर दिया और वहाँ उन्होंने कहा मैं हूँ अल मलिक, क्योंकि अंग्रेज़ ने कहा था खबरदार तुमने खलीफा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, अल मलिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। इस वक़्त जो खिलाफत मूवमेंट चल रही थी
उस खिलाफत मूवमेंट के अंदर गिरफ्तारियां इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई थी, लोग जेलों में थे, तो एक ही मुल्क थोड़ा सा इंडिपेंडेंट था और वो था इलाका, वो है अल अज़हर यूनिवर्सिटी। तो अल अज़हर यूनिवर्सिटी ने उस वक़्त ये ऐलान किया कि हम अप्रैल 1924 में उन्होंने कहा कि खिलाफत के बगैर जो है ये दुनिया इन मुस्लिम उम्मा को नहीं रह सकती, ये एक बिदत है, आज तक खिलाफत का दायरा कायम रहा है, इसको कायम करना चाहिए। इसलिए हम अप्रैल 1924 जो है उसमें उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मोअतमर आलम इस्लामी जो है वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाए और तमाम उलमा को, तमाम हुक्मरानों को इकट्ठा करे और एक खलीफा का ऐलान करे। उस वक्त अंग्रेज़ ने मिस्र को कहा कि तुमको हमने आज़ादी तो दी है, लेकिन तुम अभी तक खलीफा का ऐलान करें। उस वक्त अंग्रेज़ ने मिस्र को कहा कि तुमको हमने आज़ादी तो दी है, लेकिन तुम अभी तक हमारे ज़ेर असर हो, खबरदार ये कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए। 2 साल तक ये कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और जुलाई 1926 को डेट दी गई कि इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़द किया जाए। उससे पहले अंग्रेज़ जो हैं वो पहुँचे सऊदियों के पास, उन्होंने कहा कि देखो मई में हज हो रहा है, तुम एक और कॉन्फ्रेंस बुला लो और हम उस कॉन्फ्रेंस को नाकाम कर देंगे। और फिर उन्होंने पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ उनकी कॉलोनियाँ थीं, इंडो पाकिस्तान में थी, मलेशिया में थी, इंडोनेशिया में थी, मराकश में थी, ट्यूनिस में, नाइजीरिया में, जहाँ जहाँ भी थी वो कॉलोनी, उनको कहा कि तुमने उस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना, शाह अब्दुल अजीज सऊद की जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर तुमने वहाँ शामिल होना है। और वहाँ पर जाके उन्होंने सब लोगों को लेके गए और जो मोअतमर आलम इस्लामी की कॉन्फ्रेंस थी उसमें तुमने नहीं जाना। इस कॉन्फ्रेंस में जब सब लोग पहुँचे तो इस कॉन्फ्रेंस में 2 दफ़ा अब्दुल अजीज सऊद खुद आया और उसने कहा कि मैं अल मलक बादशाह होने का ऐलान करता हूँ और तुम लोग मुझे तस्लीम कर लो एज ए मुस्लिम उम्मा के लीडर के तौर पर। उस पर बड़े सगीर पाको हिंद के मुसलमानों ने, जो असल में इस्लाम के उस वक़्त दाई और इस्लाम के दिफा के सबसे बड़े उलमदार बन गए थे, उसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तकरीर जो है वह तारीख का हिस्सा बन सकती है और बनानी चाहिए और उस पर मुसलमानों को और बड़े सगीर के मुसलमानों को फख्र करना चाहिए कि हम तुम्हें बहैसियत बादशाह को कि अल मलक सिर्फ अल्लाह का खिताब है, तुम नहीं हो सकते, तुम खिलाफत का ऐलान करोगे तो फिर हम खलीफा भी हम उम्मत मुस्लिमा की मर्जी से चुनेंगे। और उन्होंने उस चीज़ से, इस तकरीर से लोग इतने मुतासर हुए कि अब्दुल अजीज बिन आल सऊद जो था उसके ऐलान जो है वो वहीं धरे का धरा रह गया, क्योंकि उसने पूरी तकरीर तैयार की हुई थी कि मैं तो शिर्क के खिलाफ जद्दोजहद के लिए उठा हूँ और मैं तो पाक करना चाहूँ। उन्होंने कहा तो शिर्क तो बुनियादी सबसे बड़ी बात है, तो शिर्क तो बुनियादी ये है कि तुम अल्लाह के अलावा इन ताकतों को मानते हो, इस तो लीग ऑफ नेशंस को मानते हो, बरतानिया को बादशाह मानते हो, तो हम ना तुम्हें मानते हैं ना बरतानिया को मानते हैं। और वही वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वो बात थी कि फिर वो कहते हैं कि मैं बकुलाम हिंदुस्तान वापस नहीं चाहूँगा और फिर बेचारे जो हैं वो उसमें बैतुल मक़दस में इंतकाल कर गए वहीं। लेकिन इसके बाद जो जुलाई में कॉन्फ्रेंस हुई है, इस जुलाई की कॉन्फ्रेंस जो थी वो मोअतमर आलम इस्लामी की कॉन्फ्रेंस जो इजिप्ट में थी, उसमें सिर्फ अरब इकट्ठे हो गए और उसके बाद वो कॉन्फ्रेंस जो है उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ये वो ताल्लुक़ था, ये वो रिश्ता था कि जो उस खिलाफत के साथ, जिस खिलाफत के ओरिजिनल हीरो खिलाफत उस्मानिया का अर्तगल था, जो इस पाकिस्तान के और इस बड़े सगीर के अवाम के मुसलमानों का रिश्ता था। इस रिश्ते का ताल्लुक़ है कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ नस्ल दर नस्ल, हमारी कलेक्टिव अनकॉन्शियस में, हमारे लाशऊर में ये चीज़ पड़ी हुई है कि हमें तुर्कों की उस खिलाफत से मोहब्बत थी, मोहब्बत है और हम उसको अपना हीरो समझते हैं। साइकोलॉजी में एक लफ्ज़ होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, वो अनकॉन्शियस जो हमारे जीन्स के थ्रू हमारे अंदर आता है, जो हमें लाशऊरी तौर पर हमारी ज़ात का हिस्सा हो चुका होता है, जो हमारी फितरत का हिस्सा बन चुका होता है। गुज़िश्ता 100 साल की तारीख में यहाँ के मुसलमान जो हैं उनके नज़दीक तुर्कों की खिलाफत उस्मानिया उनकी कलेक्टिव अनकॉन्शियस और खमीर और ज़ात का हिस्सा थी। यही वजह है कि तुर्कों को भी अगर आप वहाँ चले जाएं और आप कहें आप पाकिस्तानी हैं तो आपका माथा चूम लेते हैं, और यहाँ भी अगर खिलाफत को सवाल से नाम लिया जाए तो आपकी
जो है इज़्ज़त और तकरीम उसी तरह होती है। और आज भी हमारे दिल धड़कते हैं और आज भी हम मर्तकल को हीरो समझते हैं और पूरी की पूरी 40 साल की 30 साल की साजिश को नाकाम बना देते हैं। ये है वो बुनियादी ताल्लुक़, और इस ताल्लुक़ का ऐलान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त कर दिया था। ये अलग बात है कि ये दोनों मरकज़ रहेंगे, लेकिन हम इस खिलाफत मूवमेंट पर भी आइंदा बात करेंगे और उस मरकज़ की भी बात करेंगे कि जिस मरकज़ का झंडे जो हैं वो आइंदा लहराने हैं, और वो मरकज़ है खुरासान और वो मरकज़ है अफ़गानिस्तान। और आप याद रखिए, आज अफ़गानिस्तान जिस मकाम पर पहुंचा है और उसने जिस तरह दुनिया में लोगों को शिकस्त दी है, उसका झंडा कैसे और किस तरह एलिया यानी बैतुल मक़दिस पर लहराएगा। इजाज़त दीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।